लता जी ज्वाइन हो गए हैं। कनक जी बाकी है। कनक जी ओम नमो अरहंताय। ओम नमो सिद्धाय। ओम नमो आयर्याय। ओम नमो उवज्झाय। ओम नमो लोए सव्वसाहूणम्। ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलाणंच सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। परम आराध्य परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये विशेष वेबिनार प्रारंभ करने जा रहे हैं। सभी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र। आचार्य तुलसी ने एक अभियान चलाया, नया मोड़। नारी जाति के उत्थान के लिए एक नया मोड़ अभियान चलाया, जिसके बदौलत हमारे समाज की बहनें कितनी गति प्रगति कर रही है, इसके बारे में हम अब जानकारी प्राप्त करेंगे। और आज इसी क्रम में हमारे साथ कनकलता जी जुड़ रही है, अलका जी शाखला जुड़ी हुई है, और भी बहुत से भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं अब आज का मंच अलका जी को समर्पित करता हूँ। अलका जी, आप आगे का मंच संभालें। जय जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी पधारे हुए भाई और बहनों का मैं स्वागत करती हूँ। हमारी महिला विभाग की प्रमुख प्रेमलता जी भी जुड़ी है, और कनक जी प्रमुख वक्ता है, वो भी आज जुड़े हैं। तो उनका भी मैं सहर्ष स्वागत करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। अंतस्थ विराजित प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। आज का विशेष कार्यक्रम अभी हमें आनंद भाई जी ने बताया, गुरुदेव तुलसी के जो अनेक आयाम गति प्रगति के और हमें सबको आगे बढ़ाने के, और उसके लिए जो दिया उन्होंने हमें ज्ञान, उससे पता नहीं कितने लोग बन रहे हैं महान, कितना कुछ लोगों ने पाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा महिला समाज उस जमाने में जो था और आज उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो ऐसे समाज, ऐसी महिलाएं कहाँ से कहाँ पहुंची है, कितना एजुकेशन ले ली, क्या क्या हमें कर रही है, तो ये सब हमें जानना है। तो उन महात्मा के चरणों में, जिनके कर्तृत्व शौर्य ने जग को जगाया, सोए हुए संसार को जगाया, उनके पावन चरणों में मैं सौ सौ वंदन करती हूँ। हमारे गुरुदेव तुलसी और जो गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, जिनके ज्ञान से आज जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान हमें प्रेक्षा ध्यान में मिल रहा है। तो ऐसे अनेक आयामों में आगे बढ़ती रही और कहां से कहां पहुंची है कनक जी बरमेचा। तो आइए हम जानते हैं कनक जी का प्रवास, ये गति प्रगति करते हुए कैसे आगे जा रहा है। तो उनका परिचय देने के लिए एक और बहन प्रेमलता जी, जो अनेक क्षेत्रों में काम कर रही है। ज्ञानशाला तो इनका फेवरेट क्षेत्र है ही, और हमारे प्रेक्षक में भी वो MP के केंद्र की वो प्रमुख महिलाओं की प्रमुख है वो, और कोऑर्डिनेटर है। तो इतना काम उन्होंने भी महिला मंडल में किया हुआ है, वो भी कहाँ से कहाँ पहुंचे। तो आइए एक सारे ऐसे महिलाओं को मिलने का आनंद लेने के लिए सबसे पहले मैं कनक जी का परिचय करने के लिए प्रेमलता जी को नम्र निवेदन करती हूँ कि वो कनक जी का परिचय करवा दे।
आराध्य के चरणों में भक्ति वंदना। मातृ हृदय साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी के चरणों में भक्ति वंदना। उपस्थित एमपी के केंद्र के प्रमुख हमारे आनंदमल जी, अलका जी, और आज की हमारी विशेष आमंत्रित कनक जी बरमेचा, सबको सादर जय जिनेंद्र। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज के इस एपिसोड में कहां से कहां पहुंची महिलाओं में जो सीरीज चलाया है हमने, उस सीरीज में एक बहुत ही प्रबुद्ध इंटेलेक्चुअल लेवल की महिला को बुलाया है और उनसे हमने शुरुआत की है, उनसे बहुत प्रेरणाएं ली हैं। तो क्यों ना आज बाकी सारे व्यूअर्स भी हमारे उनसे प्रेरणा ले, इसलिए हमने आज श्रीमती कनक जी बरमेचा को यहाँ बुलाया है। तो आपके परिचय में मैं बताना चाहती हूँ कि आपका जो, वैसे तो देखें तो आपकी जैन दर्शन में, जैन साहित्य में, जैन सिद्धांतों में बहुत गहरी रुचि है और बहुत अच्छी जानकारी और नॉलेज भी आपने हासिल कर लिया है। जैन आगम क्या, संस्कृत क्या, प्राकृत क्या, सब चीज में आपकी बहुत अच्छी होल्ड है, ये हम प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। पर फिर भी एक सिलसिलेवार परिचय मैं आपका देना चाहूंगी कि लाडनू निवासी, सूरत प्रवासी आप हैं श्रीमती राजकुमार जी बरमेचा की धर्मपत्नी, और आपकी प्रारंभिक शिक्षा लाडनू में हुई थी और ग्रेजुएट आप हमारी प्रसिद्ध संस्था जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी से की। वहां से जैनोलॉजी में एमए किया और जीवन विज्ञान में भी एमए किया। वाह, क्या बात है, डबल डबल एमए किया है आपने जैन विश्व भारती से। और वहां पर प्राच्य विद्या विभाग से प्राकृत और संस्कृत में भी डिप्लोमा किया। फिर जैन विश्व भारती की जैन दर्शन विभाग से संज्ञा पर रिसर्च प्रोजेक्ट किया और संज्ञा कोश का निर्माण भी किया। और 2 वर्ष अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल और जैन विश्व भारती के संयुक्त प्रोजेक्ट के तहत जैन स्कॉलर का डिग्री कोर्स किया। उसके बाद 2 वर्ष का एडवांस जैन स्कॉलर कोर्स भी किया। सन 2009 से 2011 तक अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्षा का दायित्व बखूबी निभाया और इस कार्यकाल में लगभग 400 शाखा मंडलों का नेतृत्व आपने बहुत अच्छी तरह, बहुत धीर गंभीरता के साथ किया। बहुत सारी यात्राएं की देश भर में आपने, और लगभग 100 स्थानों पर आपने यात्राएं भी की है। लायनेस क्लब, जैन महिला क्लब, सूरत नर्सिंग एसोसिएशन, इन एवं अनेक महिला मंडलों में आपको सम्मानित भी किया गया है। और जैन दर्शन पर आप अध्यापन कार्य वर्षों से कर रही हैं। और ये मैं कहना चाहूंगी कि ये जो जैन तत्व ज्ञान का और जैन स्कॉलरशिप का जो कोर्स चल रहा है अभी महिला मंडल से, उसको भी पूरा शुरुआत से लेके आज तक के आप ही संभाल रही हैं। और क्योंकि मैं भी ये कोर्स करी हूँ और इनके अध्यक्षीय काल में मुझे भी कार्यकारिणी में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो मैं ये कहना चाहूंगी उनके लिए विशेष रूप से कि कनक जी बहुत ही शांत, सरल और एकदम जमीन पर जुड़ी हुई, नहीं तो इतना बौद्धिक लेवल, इतना इंटेलेक्चुअल लेवल अच्छा होने के बाद, इतना नॉलेज, इतना ज्ञान जैन तत्व का होने के बाद भी आप इतनी सरल, सहज, शांत हैं, मृदुभाषी हैं और सबको साथ में लेके चलने वाली और एक अच्छे नेतृत्व की भी क्षमता रखती है। तो इनका साथ मैं भी कभी भुला नहीं पाऊंगी, पर्सनल भी बोलूं तो मैं, और वैसे भी इनका कार्यकाल महिला मंडल अखिल भारतीय के लेवल से भी देखा जाए तो बहुत अच्छा रहा था। और परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रवण जी के पावन सानिध्य में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में वर्ष 2014 का गंगा देवी सरावगी जैन विद्या पुरस्कार से भी आप सम्मानित की जा चुकी है। इन्हीं सब इतनी सारी विशेषताओं वाली हमारी ये कनक जी बरमेचा आज हमारे सामने उपस्थित हैं और हम उनसे ये जानना चाहेंगे आगे की कड़ी में कि कैसे आप कहां से कहां पहुंचे महिलाओं में। आप भी एक साधारण सी लाडनू में शिक्षा प्राप्त करने वाली एक साधारण सी महिला से लेकर के आज इतनी ऊंची जगह पर, क्योंकि आज हमारे अखिल भारतीय तेरापंथ समाज में आपका एक विशिष्ट स्थान है, आपकी एक विशिष्ट पहचान है, चाहे साधु साध्वियां हो या श्रावक समाज हो या महिला समाज हो, सब में आपकी बहुत अच्छी एक विशिष्ट पहचान बनी हुई है। आपकी
अपनी, और इतना जैन साहित्य पर आपकी इतनी पकड़ है, नॉलेज पर इतनी पकड़ है, और आप इतना अपना समय जीवन का समर्पित कर रही हैं सबको ज्ञान देने में, सिखाने में, तो हमें आपसे आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं वापस ये मंच अलका जी को सौंपती हूँ, ताकि हम आगे कनक जी को सुन सके। कनक जी, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपका महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान केंद्र की ओर से। आपको मैं बहुत बहुत वेलकम कर रही हूँ, और आप अपनी प्रेरणा हमें जरूर दें। प्रेमलता जी बहुत ही प्रेम से और बहुत सुंदर सबका परिचय कराती है, और कार्यक्रम में, हर कार्यक्रम महिलाओं के लिए वो आगे रहती है। आज हम प्रमुखा श्री जी को याद किए बिना नहीं रह सकते हैं। जन जन को जो शिक्षा देती है, संयम का मार्ग बताती है, गण की आप बढ़ा रही है, मातृ हृदया साधी प्रमुखा श्री जी के चरणों में मेरी भाव भरी वंदना। कनक जी के बारे में आपने सुना, सूरत में रहते तो नेचुरली हमारा संबंध तो बहुत अच्छा है ही, लाडनू के भी है, और उससे भी ज्यादा उनके अध्यक्षता कालावधि में मैं भी एक कार्यकारिणी सदस्य थी, तो उनके इतने सारे अनुभव हमारे पास है कि इसके बारे में बोलेंगे तो हमारा पूरा कार्यक्रम ही पूरा हो जाएगा। बस 3 शब्द में मैं उनके बारे में बोलना चाहूंगी। नाम है क न क। पहला शब्द है क, कमाल का व्यक्तित्व है इनका, कमाल का व्यक्तित्व है इनका। न जाने कितना ज्ञान कब और कैसे लिया है आपने। क, लास्ट क, करती रहती है स्वाध्याय और बांटती रहती है ज्ञान। ऐसे कनक जी को मैं आज चाहूंगी कि हमारी महिलाओं को इतनी ऊर्जा भरे, इतनी प्रेरणा, कि मुझे लगता है कि कल तो हमारे मैसेज में आना चाहिए कि हमें बीए करना है, हमें जैनोलॉजी सीखना, इतना महिलाओं में उत्साह भरना चाहिए। इसीलिए आपकी कहानी सुनना बहुत आवश्यक है। तो बताइए मुझे सबसे पहले कि आप शादी के पहले लाडनू में रहती थी, तो लाडनू एक छोटा सा गांव है, परंतु वहां साधु साधिया रहती थी, और अपने न जाने वहां कितना कुछ पाया है। आपका परिवार, आपके पिताजी के बारे में भी बहुत सुना है। तो संस्कार तो परिवार से मिलते हैं, समाज से मिलते हैं, साधु संतों से मिलते हैं। तो इस त्रिवेणी संगम में आप पली बढ़ी है, तो संस्कार तो आपके रग रग में भरे हुए हैं। तो ऐसे सभी संस्कार आपको मिले हैं, तो कुछ यादें तो आपके दिमाग में निश्चित ही होगी, कुछ संस्कार तो आज भी याद आते होंगे, कुछ वर्ड्स आपको आज भी याद आते होंगे। तो आइए बताइए हमें कि आप बचपन के यादों के साथ सफर शुरू करते हैं, और फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला सफर बचपन के यादों का और उसमें मिले हुए संस्कारों का बताइए कनक जी, आपका बचपन। हाँ अलका जी, धन्यवाद धन्यवाद। प्रेमलता जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल अच्छी आ रही है। हाँ, ओके। सबसे पहले तो मैं हमारे सबके अपने आराध्य देव अहिंसा यात्रा में यात्राएं, हम सब की आस्था के आस्थान आचार्य प्रवर्तन की वंदना करती हूँ, और अपने लाडनू की गौरव, इस संघ की हीरकणी साध्वी प्रमुखा श्री जी को वंदना करती हूँ, और सभी चारित्र आत्माओं को वंदना करने के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम में हमारे नागपुर की जो जीवन विज्ञान की संस्था जुड़ी हुई है उनका भी स्वागत करती हूँ। अलका जी, आपका भी स्वागत करती हूँ। प्रेमलता जी का भी स्वागत करती हूँ, और जो भाई साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ उनका भी सबका स्वागत करती हूँ। अब आपने जो पहला मेरे से प्रश्न किया है कि बचपन की यादें, तो देखिए बचपन की यादें तो ऐसी होती है जो कभी भी दिमाग से डिलीट नहीं होती है, और आज भी वो दिन याद है जब हम छोटे छोटे थे। और जब संस्कारों की बात आती है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे परिवार से मेरे पापा जी के चाची जी यानी मेरे दादी सा जो थे वो साध्वी जी थे। उनका नाम था साध्वी टमकू जी। बड़े ही शालीन, संघ समर्पित, गुरु समर्पित और बड़े ही वैराग्य पूर्ण मतलब भाव से अपना संयम पाल रहे थे। तो उनकी जो प्रेरणा थी, उनके जो संस्कार थे वो बचपन से ही हमको मिले थे, क्योंकि वो जब भी हमारे लाडनू पदार्थी या आसपास में रहती तो मेरी माँ और मेरे बुआ जी अक्सर हमको वहां लेके जाते। और मैंने तो बचपन से जितना भी शायद मेरे को धर्म के संस्कार जो है उनसे ही मिले हैं।
बचपन में मेरे को वो एक छोटी सी चीज याद करने को देते कि आज तुम्हें कनक ये याद करके लाना है, और जब मैं वो याद करके जाती तो वो मेरी इतनी प्रशंसा करते सबके सामने, तो मेरे बाल मन पर वो संस्कार ऐसे जमते कि मेरा उत्साह दुगुना से दुगुना होता जाता। और मैं मतलब बहुत छोटी थी जब समझ लीजिए 8-9 वर्ष की होगी, तभी मैंने ये सब 24 सत्था और ये सब जो है उनकी सेवा में मैंने याद कर लिए थे। तो बचपन के संस्कार जो होते हैं वो कभी डिलीट नहीं होते हैं। फिर मेरे पापा के संस्कार भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने कभी मेरे को एक बेटी मान के और मेरी परवरिश नहीं की। वो हमेशा मुझे ऐसे मानते थे कि मेरे बेटा और बेटी जो भी सक्षम है पढ़ने में, जो भी कुशल है, उनकी कुशलता को, उनकी सक्षमता को मेरे को आगे बढ़ाना है। तो उन्होंने जब मेरे में देखा पोटेंशियल कि भाई मैं कुछ पढ़ सकती हूँ, मेरे अंदर उपादान अच्छा है, तो उन्होंने हमेशा मेरे को आगे बढ़ाया और मेरा जो पालन पोषण किया वो एक बेटे से भी ज्यादा बढ़कर किया। तो बचपन में भी उनको पता लगा, जबकि मैं अच्छा गाती हूँ तो मेरे लिए उन्होंने संगीत टीचर रखा। तो वो सुजानगढ़ से मेरे को संगीत सिखाने के लिए टीचर आता था। और जब मेरे दादी साहब महाराज को पता चला कि भाई मैं अच्छा याद कर लेती हूँ, अच्छा गाती हूँ, धर्म में मेरी रुचि है, तो वो मेरे को वैसे याद कराते। तो मतलब कुल मिला के जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो जो जिसको जैसा लगता कि भाई इसमें ये चीजें अच्छी है, तो उसको सब परिवार वाले उभारने की कोशिश करते हैं। जहां से मेरे को इतने अच्छे संस्कार मिले, अपने पिता को नहीं भूल सकती जिन्होंने मेरी इतनी अच्छी परवरिश की, और आज भी वो दादी साहब महाराज मेरे दिमाग में है जिन्होंने मेरे को धर्म के संस्कार दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पिताजी की संस्कार की बात मुझे याद है, कभी आपने एक बताई थी, तो सेवा करने के लिए वो क्या बोलते थे कि आपने बताया था कि पिताजी के परिवार संस्कार की तो बहुत सारी। एक बात बता दीजिए उनकी हमारे। आपकी आवाज नहीं आ रही है अलका जी। एक मिनट, अच्छा अभी आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है, बताइए। आपने हाँ अब आ रही है। आपसे पहले बात हुई थी तब आपने एक बार कुछ पिताजी की यादें करते हुए सेवा के लिए आपको बोलते थे कि पशु पक्षी भी तो परिवार चलाते, तो हमारे में उनमें क्या, फिर वो बातें बताइए एक बार मुझे। वो मुझे बहुत याद आती है। ऐसे एक्चुअल में मेरे पिताजी का अपने परिवार से, मतलब खाली पर्टिकुलर अपने ही परिवार से नहीं, पूरे भंसाली परिवार से उनको बहुत लगाव था। तो वो मतलब जहाँ जिनको अपेक्षा होती सबकी वो सहायता करने की कोशिश करते कि किसी को कोई भी कमी नहीं लगनी चाहिए। फिर कभी उनको कोई कहते तो बोलते कि देखो पशु पक्षी भी अपने बच्चों का पालन तो पशु पक्षी भी करते हैं, एक कुत्ता भी है वो भी अपने बच्चे को रोटी लाके खिलाता है, हम तो मनुष्य हैं, तो हमें तो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए अगर हम सक्षम है तो हमें जितना कुछ हो सकता है उतना करना चाहिए। और मेरे को आज भी याद आता है अलका जी कि मेरे पिताजी ने जहां जहां उन्होंने सर्विस की वहां वहां उन्होंने अपने परिवार वालों को, लाडनू वालों को, जितने भी अपेक्षित लोग थे, जिनको काम की अपेक्षा थी, जिनको पैसों की अपेक्षा थी, उन सबको उन्होंने काम पर लगाया। तो ये मेरे पिताजी की बहुत बड़ी खासियत थी कि उनमें सेवा की बहुत भावना थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे संस्कारों में पली बुड़ी कनक जी आगे बढ़ेगी तो बहुत मतलब वो गौरव की बात है। बचपन की यादें जैसे उन्होंने बताया सुनहरी तो होती है। अब हमें जानकारी चाहिए आपकी खूब महत्वपूर्ण, शिक्षा की यात्रा कैसी हुई? आप शिक्षा की यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि मैंने आज ही सुना, सुबह सुबह एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चालू है, तो उसमें एक वाक्य सुना, मुझे इतना अच्छा लगा। उसमें लगा तो मेहनत करे तो शिखर पर तो आप पहुंच ही सकते हैं। तो मेहनत तो आप करती ही थी, परंतु ये शिक्षा की यात्रा में कॉलेज में जाना, शादी के बाद बच्चे, परिवार संभालना, बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती है हम लोगों पर। महिलाएं होती है तो पता नहीं है, हमारे घर में संबंध होते हैं, अगणित सीमाएं होती है, हमारी रेखाएं होती है, इन सब को संभालते संभालते आपको कॉलेज करना है, एमए करना है, एक एमए के बाद दूसरा एमए करना है, फिर ये जैन में जम के कोर्स करने हैं, ये जैन स्कॉलर बनना है, ये सब भावनाएं आपके मन में बचपन से ही बैठी हुई थी, ये तो बात सही है। पर उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको किसका साथ मिला, किसका मार्गदर्शन मिला, कैसे आप आगे बढ़ी? हमारी महिलाएं जो आज घर में बैठी है, कुछ करना तो चाहती है पर उनको पक्का रास्ता नहीं मिलता कि कैसे जाए। तो हो सकता है आपके इस प्रेरणा शिक्षा यात्रा से हमारी बहनें भी शिक्षा के लिए प्रेरित हो, इसीलिए बताइए आपकी शिक्षा की यात्रा के बारे में।
देखिए अलका जी, मैं अपनी शिक्षा के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि बचपन से ही जब मैंने मैट्रिक किया और उसके बाद हायर सेकेंडरी की, तब मेरे राजस्थान टॉप किया था। मैंने राजस्थान में मेरा 12 या इतना कुछ 11 इतना कुछ नंबर था, टॉप 20 में थी मैं। और मेरे पिताजी की बहुत इच्छा थी कि मैं बहुत कुछ पढ़ूं आगे। वो मेरे को विदेश भी भेजना चाहते थे कि वहां जाके पढ़ाऊंगी। लेकिन कुछ ऐसा एक्सीडेंटली कहना चाहूंगी, कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने मेरी जल्दी शादी कर दी। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ सौभाग्य भाग्य साथ देता है वहां सब कुछ अपने आप अनुकूलताएं मिल जाती है। तो भाग्य से ससुराल भी ऐसा मिला कि जहाँ सब कुछ कोई सपोर्टिंग थे। मेरे ससुर जी को इतना अच्छा लगता था कि कोई अगर पढ़े हमारे परिवार से, अगर आगे बढ़े, तो उनको बहुत खुशी होती थी। मेरे ससुर जी, मेरे बढ़िया ससुर जी दोनों बहुत सपोर्टिंग थे। और उसके बाद में मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट मिला। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना, परिस्थितियां, महिलाओं को बहुत कुछ देखना पड़ता है। जैसा अभी आपने कहा, हमें परिवार को भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है। तो उस समय कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि शादी होने के तुरंत बाद में स्कॉलरशिप मिलने के बाद भी मैं पढ़ नहीं सकी, आगे कैरी नहीं कर सकी पढ़ाई मेरी। तो दुख तो बहुत था, लेकिन मन ही मन एक अनुप्रेक्षा हो रही थी। एक मेरे सबकॉन्शियस माइंड में एक बात फीड हो गई कि थी, मेरे को पढ़ना तो है, अभी कोई बात नहीं है, मेरी रुकावट है तो मैं आगे पढ़ूंगी। तो मैं सबसे पहली बात तो सभी महिलाओं से ये कहना चाहूंगी कि कोई भी इच्छा जो हमें ऐसा हो कि ये संकल्प हमें पूरा करना है, ये काम हमें करना है, तो उसकी आप अनुप्रेक्षा करते जाओ, उसको सबकॉन्शियस माइंड में डाल दो आपकी उस इच्छा को। तो फिर उस इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे सामने अपने आप अनुकूल परिस्थितियां आ ही जाएगी। मेरे साथ भी ये हुआ कि शादी होते ही बच्चे हो गए, फिर परिवार की जिम्मेदारियां हो गई, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो गई, फिर इधर सूरत शिफ्ट हो गए, अकेली हो गई। ऐसे करके मतलब समझ लीजिए कि मेरी जिंदगी के 25 साल शादी होने के बाद के ऐसे ही निकल गए। लेकिन उन 25 सालों में मेरी जो ये इच्छा थी, ये मेरी इच्छा जो थी वो सबकॉन्शियस माइंड में फल फूल रही थी कि मेरे को पढ़ना तो है। और उसके बाद जैसे योग मिला जैन विश्व भारती से बीए करने का, तो फिर मैंने एंट्रेंस पास किया पहले। फिर मैंने महेंद्र मुनि का बहुत सपोर्ट रहा, वो मेरे को बार बार इंस्पायर करते रहते कि नहीं तुम्हें करना है। तो फिर पहले मैंने बीए किया, बीए के बाद एमए किया, जेनोलॉजी में, जीवन विज्ञान में किया पहले, फिर जेनोलॉजी में किया। मतलब ये जो एक इच्छा थी अंदर दबी हुई कि मेरे को पढ़ना है, मेरे को कुछ प्राप्त करना है, तो वो एक इच्छा जो संकल्प शक्ति अपनी होती है ना, वो अपने को हर कुछ काम करवाती है, अपने अनुकूलताएं भी पैदा करती है अपने चारों ओर। तो मेरे भी ऐसा ही हुआ कि जब मैं फ्री हो गई, बेटी की शादी हो गई, तो मैंने सोचा अब मेरे को अपनी यात्रा शुरू से, अब जहाँ छुट्टी थी वहां से शुरू करनी चाहिए। तो फिर मैंने बेटी की शादी के बाद में फिर मैंने अपनी वापस पढ़ाई शुरू की। और घर वालों का, मेरे हस्बैंड का भी पूरा सपोर्ट मिला, परिवार का पूरा सपोर्ट मिला, मेरे यहाँ जो ननद भाई रहते हैं उनका भी पूरा सपोर्ट मिला। कभी भी कोई भी काम होता तो वो उपस्थित हो जाती। तो इस तरह से पूरे परिवार का सपोर्ट मिलने से ही सब काम होता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि अपने संकल्प शक्ति हो और दूसरे में परिवार का योग हो, तो अपन सब कुछ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया कनक जी, बहुत ही बढ़िया। आप सबका साथ और अपने अंदर की, मैं कई बार ऐसे लेक्चर होते तब बहनों को कहती हूँ कि इधर उधर की बातें करने से आत्मचिंतन करो कि मेरी कोई इच्छा दबी हुई तो नहीं है, और उसके बारे में सोचो, बाकी सब वो भारत है। तो मुझे याद है एक लेक्चर के बाद में मुझे एक महिला बोले मैंने तब से आपका याद करके क्या किया, मुझे कविता का शौक था तो मैंने अभी 101 कविता मेरी लिख ली है। तो मुझे वो ऐसा है कि बहनों को अंदर छुपी हुई ये जो अपनी शक्ति है वो जगाने की बहुत आवश्यकता है। कनक जी, मुझे एक प्रश्न पूछना है। जीवन विज्ञान प्रेक्षा ध्यान में आपने एमए किया है, क्या ये अपने जीवन के लिए उपयोगी है? संसारी महिलाओं के लिए काम आते हैं ये प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान हमारे जीवन में क्या उपयोगी आएगा? कैसे, थोड़ा सा बता सकते हैं इस बारे में? क्योंकि हमारा ये जो केंद्र है खास करके प्रेक्षा केंद्र है, तो प्रेक्षा के बारे में बताइए हमारे कि प्रेक्षा, ये आनंद जी है ना, 365 दिन, एक दिन भी दिन अट चुके, ये रोज 6:30 बजे कार्यक्रम करते, लगभग 8 साल से उनकी यात्रा चली है। तो ये बहुत बड़ी बात है, सबको प्रेरणा देना, जोड़ो, आप जिनको लाना है लाओ, करो, और वो सपोर्ट देते रहते हैं। तो जैसे भाइयों का साथ होता भी हम कर सकते हैं। मैंने भी देखा है आनंद जी भाई साहब का, मैंने भी देखा है प्रेक्षा, उसमें प्रेक्षा फाउंडेशन वाला जो प्रोग्राम आता है उसमें देखा है मैंने आपका 2-3 बार, और अच्छे करवाते हैं। और मैं खासकर जो आपने प्रश्न पूछा है कि जीवन विज्ञान हमको क्या
फायदा देता है, हमारे जीवन के लिए क्या उपयोग है उसका। तो ये तो देखिए अलका जी, एक जो अनुभव की बात होती है वो मैं आपको बता रही हूँ कि जीवन विज्ञान से क्या मिला। जीवन विज्ञान का मैं जब एमए किया तब जब ध्यान और एक्सरसाइज करवाई जाती थी, तब ऐसा नहीं माना था उस समय कि भाई ये ध्यान और एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं वो हमारे भीतर कहीं कुछ चेंजिंग ला रही है, कुछ परिवर्तन हो रहा है, ऐसा कुछ उस समय फील नहीं हुआ। लेकिन वो चीज कंटिन्यू रखी वहां, जब उस समय जो ध्यान सीखा था वो कंटिन्यू रखा, और सुबह जैसे सामायिक में नियम से रोज साथ में ध्यान करना, तो ये कंटिन्यू रखते 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 अब अपने को अनुभव होता है कि मेरे में कितने चेंजिंग आ गए हैं। मतलब आप समझिए, मेरे को कभी भी कोई बहुत जबरदस्त ऐसे कोई कहे कि गुस्सा बर्स्ट हो जाए जैसे आदमी गुस्से से, वैसा मेरे को कभी भी गुस्सा नहीं आता है। और मेरे अंदर एक स्थिरता आ गई है, गंभीरता आ गई है। और ये सब मैं सोचती हूँ कि हमारा जो व्यवहार होता है उसको अच्छे बनाने के लिए ये सब चीजें बहुत फायदेमंद होती है। एक महिला को जब वो सब फील्ड में काम करती है, घर में भी करती है, समाज में भी करती है, और दूसरे दूसरे जो अपने सोशल जो एक्टिविटीज है उसमें भी वो पार्ट लेती है, तो उसमें उनका व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण होता है। और व्यवहार में अगर उसकी शालीनता रहे, गंभीरता रहे, धीरता रहे, तो फिर वो क्या कि उसकी पर्सनैलिटी सबको अट्रैक्टिव लगती है। तो मैं मानती हूँ कि जीवन विज्ञान के जो प्रयोग है वो हमारे व्यवहार को बहुत अच्छा बना देते हैं। हमारे जीवन को जो है, हमारे जीवन की कुछ एक प्रवृत्तियां हैं जो हमको करनी जरूरी होती है, उनमें वो बहुत हमें पॉजिटिव सपोर्ट करते हैं। तो मैं मानती हूँ कि जीवन विज्ञान के जो प्रयोग है वो बहनों को बहुत ज्यादा उनके व्यक्तित्व को निखारने के लिए, उनके खुद के व्यक्तित्व को निखारने के लिए बहुत ज्यादा उनमें मतलब फायदेमंद हो सकते हैं उनके लिए। बहुत अच्छा। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न महिला से रिलेटेड है। आप इतने बड़े पोस्ट, अखिल भारतीय महिला मंडल, 13 महिला मंडल के अध्यक्ष बनना बहुत बड़ा काम है, क्योंकि 400 शाखाएं होती है और उन सबका सार संभाल करना, मैं आपके साथ रही हूँ, कितना काम रहता है, वो कितने रिपोर्ट देखना, कितना कुछ सोचना और सबको बताना, पूरा रात दिन, तो मुझे लगता है दिमाग में उसके सिवा दूसरा कोई विचार नहीं रहता। उस समय आपका हजारों महिलाओं से संबंध आता था। आप जानते, कुछ महिलाएं, सबके अलग अलग नेचर होती है, सबको साथ लेकर जाना एक बहुत बड़ी बात है, वो आप में कला तो है ही। फिर भी मुझे बताइए, क्या आपको ऐसे अनुभव आए कि महिलाओं को अपना कुछ बातों में परिष्कार करना जरूरी है? कुछ महिलाएं हैं, उनमें कुछ गुण तो है ही, परंतु उसके साथ में कुछ प्रॉब्लम्स भी है। तो ये सब सॉल्व करने से महिलाओं का व्यक्तित्व कैसे आगे बढ़ेगा, वो आगे कैसे बढ़ेगी, इसके लिए हमें कुछ ऐसी अपेक्षा है कि आपका इतना अनुभव है, इतना ज्ञान है, तो आप ऐसा कुछ बताइए, मंत्र दीजिए हमारे महिलाओं को कि वो अपने परिष्कार कर सके, और कुछ थोड़ी समस्या हो तो वो भी सॉल्व हो जाए आज के आपके मुलाकात से। तो ऐसी बातें हमें महिलाओं के लिए बताइए, अच्छे गुण भी बताइए जो होते हैं, वो खामियां भी बताइए, और परिष्कार की बात भी बताइए। बहुत सारे प्रश्न पूछ रही हूँ आपसे। नहीं अलका जी, ठीक है, प्रश्न पूछना तो आपका अच्छी बात है, सबको उससे प्रेरणा मिले अगर मेरे प्रश्नों के उत्तर से और आपके प्रश्नों से, तो अच्छी बात है ये, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए आप प्रोग्राम ये रख रहे हैं वो फुलफिल उसी से होगा। आपने जो प्रश्न पूछा है वो मेरे लिए थोड़ा कठिन भी है, और वैसे देखो तो उसका हल बताना भी जरूरी है, क्योंकि जो आपने बताया मेरे को कि भाई महिलाओं में गुण भी होते हैं अवगुण भी, मैं एक्चुअल में आप सही बात बताते हैं, क्योंकि जब मैं अध्यक्ष थी तो आपको मैं एकदम सही बात बता रही हूँ कि एक समय ऐसा आया कि जब मैं एकदम कसौटी पर कसी गई, तो उस समय मेरे को ऐसा मतलब फील हुआ कि हमारी महिलाएं जो इतने शीर्ष स्तर पर आ चुकी हैं, आज अखिल भारतीय महिला मंडल में कोई अगर कमेटी मेंबर है या कोई पदाधिकारी है, तो हमें समझना चाहिए कि वो एक स्तर से ऊपर उठ गई है। और उस स्तर से ऊपर उठी हुई महिलाओं में बहुत सारी विशेषताएं भी होती है, क्योंकि देखिए जिनमें इतनी विशेषताएं नहीं होती वो वहां तक नहीं पहुंचती है, तो उनमें विशेषताएं भी बहुत देखिए, बहुत मेरे समय जो साथ में महिलाएं थी उनमें बहुत सारी विशेषताएं थी। किसी का
रीडिंग पावर बहुत अच्छा था, कोई राइटिंग पावर अच्छा था, लिखती अच्छी थी, कोई बोलती अच्छी थी, किसी की समीक्षा अच्छी होती थी, सभी में गुण होते थे, ऐसी बात नहीं है। देखिए जो चीज हम देखना चाहते हैं वो हम किसी में भी ढूंढ सकते हैं। अगर मेरे को गुण ही गुण देखना है तो मैं किसी में भी ढूंढ सकती हूँ। लेकिन एक समीक्षात्मक दृष्टि से अगर आपको मैं एक बात बताऊं, समीक्षा के हिसाब से, तो जब एक समय ऐसा आया था कि मेरे को ऐसा लगा कि मैं पूरी कसौटी पर उतर रही, मतलब कसौटी पर कसी जा रही हूँ, और उस समय मेरे को दिखाना है कि मेरे में समता कितनी है। शायद मेरी समता और मेरी सहिष्णुता, मेरा व्यवहार देख के, और शायद मेरी महिला मंडल की बहनें जो है वो भी उससे इंस्पायर हो और उनके भी दिल पर इससे कुछ असर पड़े, और जो कुछ स्थिति उस समय थी वो थोड़ी सुधर जाए। तो मैंने ये कोशिश की कि बहुत सारी बहनें उस समय भी मेरे को ऐसा लगा था कि हमारी बहनों में जो इतनी विशेषताएं, इतनी विशिष्टताएं हैं, इतने गुण हैं, उनके साथ अगर एक दो अवगुण जो उनमें है, जो उनके व्यक्तित्व को बहुत नीचे ला देते हैं, हल्का बना देते हैं, तो हमें ये सोचना हमारे व्यक्तित्व में हमारे जो गुण है, उनकी क्वालिटी जो है वो निखरनी चाहिए, न कि हमारी जो कमियां हैं उनको हम उभारने की कोशिश करें। कमियों को हमें धीरे धीरे निकालने की कोशिश करनी चाहिए इस स्तर पर जाकर, और जो गुण है उनको हमें निखारने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि थोड़ी एक छोटी सी एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। एक बहन थी, वो बहुत काम में बहुत होशियार थी, बहुत दौड़ दौड़ के काम करती थी, लेकिन इतनी मुंह फटती थी कि वो मतलब कुछ भी नेगेटिव बात थी वो 50 जन के बीच में किसी के लिए भी बोल सकती थी। तो इस तरह से क्या होता है कि कार्यकर्ता टूट जाते हैं। नेगेटिव बात भी अगर किसी को बतानी है, किसी की कमी है, तो हम उसको सेपरेटली बता सकते हैं, लेकिन सबके सामने जो है, अगर हमें किसी संस्था में, समूह में काम करना है, तो हमारा व्यक्तित्व इतना धीर गंभीर होना चाहिए कि हम गुण तो सबके सामने बहुत कहें, बढ़ाएं, गुणों की हम खूब चर्चा करें, लेकिन किसी में अगर अवगुण है, किसी की अगर भूल है, किसी की अगर गलती है, तो उसको हमें उसे अकेले में बैठा के और उसको हमें समझाना चाहिए। कभी कभी होता है कि संस्थागत कोई गलती ऐसी होती है कि हमें समूह में कहना भी पड़ता है, लेकिन कहें तो भी उसमें एक शालीनता होनी चाहिए कि हम किस तरह से किसको कोई बात कहें। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो भी बहनें हैं आज सामाजिक स्तर पर बड़ी बड़ी संस्थाओं से जुड़ी हुई है, उनके अंदर सबसे पहले व्यवहार कुशलता आनी चाहिए। सेकेंडली, दूसरों के गुणों को हम कैसे उभारे वो हमारे अंदर आना चाहिए। तीसरी, अगर उसमें कमियां हैं तो हम उसकी कमी को उसे सेपरेटली बताएं, या कमियों को भी हम कुछ इसी तरह से सॉफ्ट भाषा में बताएं ताकि वो सामने वाला व्यक्ति, कार्यकर्ता टूटे नहीं। तो इस तरह के ये जो 3-4 पॉइंट्स है, थोड़ी सी हमें सहनशील भी होना चाहिए। देखिए हर जो संस्था का पदाधिकारी होता है वो ऐसे नहीं, मैं अगर अध्यक्ष बनी तो हर पदाधिकारी में नहीं मान सकती कि मेरे अकॉर्डिंग चलने वाले होंगे, सबकी अलग अलग राय होती है, अलग अलग मत होते हैं। लेकिन फिर भी मैंने अपने समय में बहुत सामंजस्य करके चलने की कोशिश की, मैंने बहुत सहनशीलता का अपने भीतर परिचय दिया, सहनशील रही। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा भी अवसर आया कि जब मन में ऐसा लगा कि हमारी कुछ एक बहनें अगर थोड़ी सी अपने अवगुणों को निकाल दे, अगर अपने अवगुणों को पहचान ले, तो शायद हमारी संस्था जो है और ऊपर बढ़ सकती है, चढ़ सकती है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये तो निरीक्षण हमें स्वयं करना चाहिए कि हम जिस संस्था से जुड़े हैं, जिस स्तर पर हम पहुंचे हैं, वहां पर हमारा व्यक्तित्व हमें कैसा बनाना है। और ये जो जीवन विज्ञान के प्रयोगों की अपने अभी पिछले प्रश्न में बात की थी, तो इस तरह के प्रयोग अगर हम बहुत लंबे समय से अगर करते रहें तो हमारे व्यक्तित्व में अपने आप परिवर्तन आता है। ये हम समय आने पर खुद महसूस कर सकते हैं। तो कनक जी चलिए एक काम कीजिए, एक प्रयोग करके बताइए कोई बहनों के लिए, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल भी होता है। अगर कुछ ऐसा एक आधा प्रयोग बहनों को बताऊंगी कि जो आज लेके जाएंगी तो वो अपने अपने को कोई कुछ पाया है आज ऐसा महसूस करेगी, और परीक्षा केंद्र का उद्देश्य भी सफल हो जाएगा कि हमने कुछ प्रैक्टिकल भी किया है। तो आपके अनुभव से, आपने जो ज्ञान लिया है उससे
कोई एक ऐसा पॉइंट मिल जाता है कि जो सबको बांटने से लोगों का बहुत सारा फायदा भी हो सकता है। तो कोई एक आधा प्रयोग आप हमसे कराओगे तो मुझे लगता है, क्योंकि समय भी बहुत कम है और मुझे आपसे बहुत कुछ और भी सुनना है, बहनों को प्रश्न भी पूछना है, इसलिए शॉर्ट में जितना हो सके उतना हम आपसे। अभी कराऊं या लास्ट में कराऊं? आप लास्ट में कराना चाहोगे तो नहीं, अभी भी कर सकते हो, लास्ट में भी, जैसे लास्ट में, ठीक है। तो मैं करा देती तो ज्यादा, अभी थोड़ा टूट जाएगा बीच में से आपका फ्लो। ठीक है। तो अब मैं प्रयोग की बात नहीं करूंगी, तो मैं एक बात तो आपसे जरूर कहूंगी, क्योंकि मैंने देखा है सभी भाइयों बहनों को और जितने उपस्थित है उनको मैं बताऊंगी कि कनक जी जो अलग अलग कार्यशालाएं ले रही है अभी, वो बहुत ही सबको अच्छी लग रही है, सब इतने एंजॉय कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हुई उनके भक्तांबर की, तो इतने लोग खुश होते थे, जुड़ते थे। और दूसरी अभी ऑल ओवर इंडिया 24 के जो उन्होंने कार्यक्रम किया वो बहुत ही सुंदर था और सबको इतना अच्छा लगा था। तो अभी समय की मर्यादा देखते हुए, और कनक जी ने कहा कि उनका आवाज अच्छी है, तो उनके पिताजी ने सुजानगढ़ से संगीत सिखाने के लिए कोई बुलाया था। तो आइए हम भी थोड़ा कनक जी को सुनते हैं संगीत के रूप में। क्या 24 में से एक आधी 24 की एक आधा स्टांजा आप अगर हमें सुनाएंगे तो थोड़ा सा 24 को वंदना करते हुए भी कार्यक्रम की गरिमा बढ़ेगी और आपकी आवाज और 24 का भी लोगों को थोड़ा जानकारी और महत्व प्राप्त होके आपको हम सुनना चाहेंगे 24 के लिए। जरूर जरूर अलका जी, हाँ जरूर जरूर। ये 24 का भी मैं श्रेय देना चाहूंगी आपके ननंद महाराज कनक श्री जी मास्टर जी महाराज को, क्योंकि उनके टाइम में मैंने इसको याद किया था, उनके चातुर्मास में। और 24 मेरे को बहुत प्रिय है। मेरे को मतलब बचपन से, मतलब जब से इसको सीखा है तब से मेरे को बहुत अच्छी लगती है। तो मैं अभी 24 की मेरी क्लासेस भी चली थी, उसमें जाने 24 के रहस्य से बताया था मैंने इसमें 24 के बारे में काफी। तो मैं एक ढाल आपको, एक गीतिका के एक स्टेंजा आपको सुना देती हूँ। प्रभु वाली सुनाइए कनक। 13वीं है किसी, कौन सी बताइए? प्रभु। अच्छा पारस प्रभु, पारसनाथ वाली थी ना? हाँ देखो भाग्य भलो सोई पाव। देखो बेला जी उनके क्लास करती थी, तो जैसे भी वो उनको याद आ गया, देखिए बहुत बड़ी बात है। वाले सुना देती हूँ। बहुत बढ़िया, हम लोगों ने लिया 24 की 23 नंबर पारस प्रभु वाली तो बहुत अच्छी गाई भाभी जी ने। हाँ वो गा, ठीक है। पारस देव तुम्हारा दर्शन, भाग भला सोई पावे हो। पारस देव तुम्हारा दर्शन, भाग भला सोई पावे पुवारी जाऊं, जीव मगन होय जावे हो। पारस देव तुम्हारा दर्शन, लोह कंचन करे पारस काचो, एक होकर गुण देवे हो। पारस तू प्रभु साचो पारस, आप समो कर देवे हूँ वारी जाऊं, जीव मगन होय जावे हो। पारस देव तुम्हारा दर्शन, शरण तिहारे शरण तिहारे शरण तिहारे हो। विमला प्रभु सेवक अरदास, आयो शरण मारे हो। आयो शरण तिहारे हो। ओमरम। वाह वाह,
ओम अरहम, सभी ओम अरहम करे कनक जी के लिए। बहुत अरहम। सुंदर, बहुत सुंदर हमने है भाभी जी। बहुत सुंदर देखा हमने। मैं शांत और मृदु व्यवहार से संपृक्त, आकांक्षा के स्पर्श से विरक्त, जन कल्याण के लिए समर्पित हमारी कनक जी हमारे सामने इतने गुण होने के बावजूद भी जमीन पर, कभी हवा में नहीं रहे हैं। तो बहनों, मुझे लगता है आपको भी प्रश्न पूछने में मजा आएगा। कुछ अपने जो कुछ जीवन की समस्याएं हो, या ये जैनिज्म में मेन तो कनक जी जैन स्कॉलर बनी है। हमारे गुरुदेव का सपना था, हमेशा गुरुदेव फरमाते थे कि महिला ऐसी बने कि कहीं भी जाए तो वो जैन विषय पे एकदम आधिपत्य से बात कर सके। तो गुरुदेव का सपना साकार कर रही है कनक जी। तो ये जैन स्कॉलर क्या होता है, इसमें आगे बढ़ना है क्या, आपको जीवन विज्ञान में आगे बढ़ना है कि प्रेक्षा अध्ययन में क्या करना है। तो महिलाओं को मैं निवेदन करूंगी, जो भी महिलाएं जितनी है, देखो कभी कभी हमारे क्लास में बहुत कम लोग होते, पर मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि हमें गर्दी नहीं चाहिए, 4 दर्दी हो तो भी बहुत अच्छा है। हो सकता है ये 4 दर्दी लोगों को और तैयार कर सकते हैं। तो जो भी बहनें हमारे में उपस्थित है, उनको अगर कुछ पूछना है तो पहले प्रश्न पूछिए, फिर हमें कनक जी से प्रयोग भी करना है। तो पहले प्रश्नोत्तर ही ले लेते ताकि बीच में डिस्टर्ब ना हो प्रोग्राम, प्रयोग के बीच में। इसीलिए कोई कुछ पूछना चाहता है तो भाई साहब आनंद जी उनको अनम्यूट कर सकते हैं और वो बात कर सकती है, खुद का प्रश्न खुद पूछ सकते हैं। हाँ, अलका जी, हाँ जी, बहुत ही सुंदर वार्तालाप आप दोनों का अभी सुना। कनक, कनक जो नाम है, नाम कनक का मतलब होता है सोना, सोना प्योर चमकता गोल्ड। हुआ। तो अपने आप के नाम को सार्थक कर पाना, ये किसी किसी के बस कोई कोई ही कर पाता है। साधी प्रमुखा कनकलता जी, आज मातृ हृदय, उनका नाम भी कनक, और भी हमारे सदिया कई भी सदिया है, उनका नाम भी कनक है। गौरव है भाई साहब, वो भी हमारे लाडनों के गौरव, और मैं भी लाडनों की हूँ, इसलिए थोड़ा सा अंश उनका भी आ गया है शायद। सभी वीडियो ऑन करें प्लीज। कोई कोई ऐसा होता है जो अपने नाम को सार्थक कर पाता है। तो आपने अपने नाम को सार्थक किया है कनकलता जी, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन हमारी बहनों को, और कुछ भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी आपका मार्गदर्शन, इससे हमें जागृति आती है, हमारे मन में काम करने की उत्कंठा जो है वो बढ़ती है, और अच्छे कार्यकर्ता इस तरह के प्रोग्राम से, और नए नए कार्यकर्ता भी हमारे उभर के आएंगे, इसका मुझे विश्वास है। अब अनम्यूट अपने आप को कोई भी कर सकते हैं, अपना सवाल हो जाए तो वापस म्यूट हो जाए। हाँ, सभी वीडियो ऑन करें प्लीज एक बार, वीडियो ऑन कर लीजिए। देखे भी कौन। इंदिरा जी खिवशिरा, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। कनक जी हमारे साथ, जय जिनेंद्र। हमारे कनक जी हमारे साथ में इंदिरा जी जुड़ी है, जो बॉम्बे महिला मंडल के अध्यक्षा है। एक महिला मंडल है और वो रोज 6:30 बजे भी जुड़ती है। उनमें बहुत इंटरेस्ट है और वो लोगों को भी जोड़ रही है। तो आज स्पेशली आपके क्लास के लिए आई है। तो इंदिरा जी अगर कुछ पूछना है तो आप जरूर बात कीजिए। इंदिरा जी, मैं हमारे ग्रुप से तो 4 लोग ही हैं आज, पर ठीक है, जितने लोगों का तकदीर में होता है वही जुड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप हो गए तो सब आ गए। आप कुछ पूछना चाहे तो, बात करना चाहे तो। मैं ये कहना चाह रही थी कि कनक जी ने बहुत अच्छा बताया कि हमें सब में गुण देखना चाहिए। उनकी जो वो अध्यक्ष थी तो बाकी लोगों में भी वो गुण देखती थी, क्योंकि हर में किसी न किसी में, सब में कुछ ना कुछ गुण तो होते ही हैं। दूसरा उन्होंने बताया सहन शक्ति, ये दोनों चीज उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके, चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? किसका हाथ ऊपर है? देखिए भाई जी। बेला जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? बेला जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय जिनेंद्र, कनक भाभी जी और से। और भाई साहब, आपने बहुत अच्छा बोला कि सोना जो बोलते हो, कनक जी का जो नाम है, और हम लोग बोलते हैं, हम लोग सूरत के हैं, तो हमारा ये सूरत का कोहिनूर हीरा है हमारे पास। कनक जी जो है सूरत का कोहिनूर हीरा है। अच्छा, दूसरा बोला कि आप 25 साल बाद आपने पढ़ाई स्टार्ट की,
तो ये तो मुझे आज पता चला, इतनी क्लासेस हुई कभी आपने बताया ही नहीं, विषय नहीं निकला तो कैसे बताएंगे। तो बहुत मतलब बहुत बड़ी बात है कि आपने शादी के 25 साल बाद आप किए, तो मतलब आदमी चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, बस वही बात है, ये हम चाहे तो कर सकते हैं बहुत कुछ, बस वही है, मन में एक अपने संकल्प होना चाहिए, अदम में इच्छा होनी चाहिए। एक होता है ना, एक तो होती है सामान्य इच्छा और एक होती है जिजीविषा, कि जो काम हमें करना ही है। तो वो कोई जिजीविषा थी मेरे अंदर कि मेरे को पढ़ना ही है, तो 25 साल के बाद जब समय मिला तो उस समय पढ़ लिया। चलिए, और कोई? मुझे भी ऐसा ही लगा जब आप ग्रामर की क्लासेस, तो मुझे लगा नहीं सीख पाएंगे, संस्कृत तो आती नहीं है, फिर लगा नहीं, देखते हैं, करते करते फिर एक हो गया कि नहीं सीखना ही है, सीखना है तो सीख भी। ये तो देखिए साक्षात उदाहरण एकदम, कि चाहे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हाँ वही ये चीज, लेकिन आपकी 25 साल बाद वाली स्टडी का आज ही पता चला। ओम अरम। ओम अरम। चलिए ओम अरम, आगे कोई अभी किसी को पूछ? आप स्टार्ट करो। थैंक यू। और किसी को बात करनी है, या तो फिर हम प्रयोग की ओर चलेंगे। प्रयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, तो किसी को बात करनी है, नहीं तो फिर कनक जी उसके बारे में बताएंगे हमें, प्रयोग के बारे में, और प्रयोग करवा भी देंगे, दोनों भी बता देंगे, उसकी उपयोगिता और प्रयोग करवाएंगे। क्योंकि कनक जी ने एमए इन मेडिटेशन किया है, तो हमें पहले कुछ साल तो वो जब फ्री थे तो एमए को पढ़ाते भी थे, बाद में उनकी पढ़ाई भी बढ़ गई, तो फिर अभी एमए को कम पढ़ाते, फिर भी अभी बीच में उनका प्रेक्षा फाउंडेशन के द्वारा बहुत सुंदर लेशा ध्यान पे बहुत सुंदर लेक्चर हुआ। तो मैं चाहती हूँ कि कभी हमारे प्रेक्षा फाउंडेशन के, महाप्रज्ञ प्रेक्षा फाउंडेशन में भी इनका एक क्लास हो जाए, और वो पूरा लेक्षा ध्यान जैसा एक आधा विषय पूरा हमें पढ़ाएगी और प्रयोग भी करके दिखाएंगी। तो इसलिए कनक जी भी हमसे जुड़ते रहे, और हम प्रेक्षा केंद्र चाहते हैं कनक जी कि हर एक महिलाओं को उजागर करना है, जो ऐसी एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ है, तो ऐसी महिलाओं को आप जानती होगी, तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे महिलाओं को हमसे जोड़ने के लिए आपका मार्गदर्शन हमें देते जाइए, तो आपके अंदर हम काम करते जाएंगे। तो इसी प्रकार हम करेंगे तो बहुत कुछ अच्छी महिलाओं को आगे लाएंगे। इसीलिए मैं निम्र निवेदन करती हूँ, आगे कुछ नहीं हो तो आनंद भाई जी प्रयोग करवाए जी। चलिए, आपका वीडियो ऑफ हो गया, अलका जी वीडियो चालू कर लो। अच्छा, देखिए जैसे कनक जी ने कहा वैसे होता है, पढ़ाई की कोई एज नहीं होती है, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। मुझे याद है कि एक कहानी छोटी सी है कि स्वामी राम तीर्थ जापान जा रहे थे। जापान जा रहे थे तो वो जिस जहाज में सवार थे, उसी जहाज में एक 80 वर्ष का जर्मन बुढ़ा यात्रा कर रहा था। 80 वर्ष का एक बूढ़ा यात्रा कर रहा था, और वो क्या कर रहा था, रास्ते में चीनी भाषा सीख रहा था। जर्मन था, वो चीनी भाषा सीख रहा था, एक एक शब्द, क्योंकि चीनी भाषा कठिन है, क्योंकि उसके चित्र होते हैं। तो वो दिन रात वो कठिन जो वक्त मिल गया बैठ गया वक्त। ये जो स्वामी जी थे राम तीर्थ, वो देखते थे ये आदमी क्या करता है, रहा नहीं गया। फिर उन्होंने एक दिन उनको पूछा कि आप क्या कर रहे हो अभी, इतना आपकी उम्र क्या है? तो बोले मैं तो चीनी भाषा सीख रहा हूँ। तो बोले अरे इसको सीखने में तो 8-10 साल लगेगी, आपकी उम्र क्या है? तो जो उत्तर उन्होंने दिया कि उम्र का हिसाब तो भगवान रखता है, उम्र का हिसाब तो भगवान रखेगा, मुझे तो मेरे काम से ही फुर्सत नहीं कि मैं कितने साल का हूँ। फिलहाल तो मेरी 80 वर्ष का अनुभव कहता है, 80 वर्ष का अनुभव कहता है कि मैं अभी तो मरा नहीं हूँ, मैं अभी तो मरा नहीं हूँ, तो मैं कुछ कर सकता हूँ। और उसके बाद उस बूढ़े जर्मन ने राम तीर्थ को पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है? राम तीर्थ को पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है? तो राम तीर्थ ने कहा कि मेरी उम्र तो 30 वर्ष की है। उस टाइम वो 30 वर्ष के थे। तो 80 वर्ष का जर्मन कहता है कि तुम्हारा देश इसलिए बूढ़ा है, तुम्हारा देश इसलिए बूढ़ा है क्योंकि ज्यादातर लोग कुछ नहीं करते, मौत की प्रतीक्षा करते रहते हैं। और कहा कि उसके बाद 10 सालों के बाद चीनी भाषा पर उस जर्मन ने पुस्तक भी लिखी थी। तो इसीलिए हमारे उम्र की कोई सीमा नहीं होती। मैं भी पढ़ती रहती हूँ, कभी एग्जाम देती हूँ तो सब पूछते अभी इस उम्र में क्या एग्जाम दोगी, पर मुझे भी वही उत्साह रहता कि नहीं मुझे परीक्षा देनी है। मैंने भी शादी के बाद जीवन विज्ञान एमए किया है,
जैनिज्म किया है, और जो भी मिलता है सीखने का मौका करते। तो आइए कनक जी, जाते जाते ऐसा कुछ देख के जाइए कि हम बहुत कुछ पाएंगे प्रयोग के लिए। कनक जी। बराबर है। अभी जैसा अलका जी आपने कहा, देखिए प्रभाव उसका पड़ता है जिसमें क्वालिटी हो। तो अपने भले कम जुड़े ज्यादा जुड़े उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन क्वालिटी बेस्ड महिलाएं हैं अगर, तो महिलाएं या पुरुष जो भी है, मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि मुझे साध्वी श्री जी की एक गीतिका की 2 लाइनें जो है वो बहुत अच्छी लगती है। वो हमें ये इस बात का संदेश देती है हमें कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उसकी 2 बस कभी लाइनें मैं वीडियो आपको बताना चाहूंगी। प्लीज, कभी वीडियो शक्ति ऑन कीजिए, वीडियो ऑन धन कीजिए। कर अंधियारी रातों में दीपक बन कर जलना है, शक्ति संवर्धन करना है, शक्ति संवर्धन करना है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगी, आज का जो मैं प्रयोग आपको करा रही हूँ वो भी इसी बेस पर है कि हम सभी को अपनी क्षमताओं को जानना है, अपनी शक्ति को पहचानना है और अपनी शक्ति का संवर्धन करना है, उसको बढ़ाना है। और जब तक हम अपनी शक्ति को नहीं बढ़ाएंगे, अपनी शक्ति को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम वो उस शेर की तरह रहेंगे जो कि भेड़ों के मध्य में रहकर भेड़ जैसा हो जाता है, क्योंकि वो अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाता है। इसलिए हमें अपनी शक्ति को पहचान करके और अपने भीतर जो क्षमताएं हैं उनको उभारना है। और हमें बहुत कुछ ये मनुष्य जन्म मिला, हमें इतना मूल्यवान मनुष्य जन्म मिला है, इसका हमें सार निकालना है, बहुत कुछ हमें प्राप्त करना है, जानना है, बहुत कुछ समझना है। नहीं तो फिर क्या है, आदमी संसार में आता है और चला जाता है, ये क्रम तो निश्चित ही है, सबका ही यही होता है। फर्क यही है कि इस क्रम के बीच में जो हमारा जीवन और मृत्यु के बीच में, जन्म और मृत्यु के बीच में जो जीवन है वो हम कैसे चलाएं, जीवन को हम कैसे निखारें, अपने व्यक्तित्व को कैसे बढ़ाएं, वो हमें समझने की बहुत जरूरी है। तो मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग कराना चाहूंगी, जिसको कि मैं सोहम का प्रयोग करती हूँ कि भाई सोहम यानी मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं भी शक्ति संपन्न हूँ। तो मैं इसका आपको जो है एक प्रयोग करवाना चाहूंगी। सबसे पहले हम महाप्राण ध्वनि के साथ शुरू करेंगे, 3 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे, उसके बाद में कायोत्सर्ग 2-3 मिनट का करेंगे। उसके बाद में मैं आपको यहाँ विशुद्धि केंद्र पर नीले रंग का थोड़ा सा 2-3 मिनट का ध्यान कराऊंगी। और उसके बाद में जो मैं आपको कमांड दूंगी, वो कमांड आपको जो है वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना है कि भाई आप भी सोहम यानी आप भी कुछ है, सो अहम यानी वो मैं हूं, कौन मैं हूं, जिसके पास क्षमता है, जिसके पास शक्ति है, जिसके पास ज्ञान दर्शन है, जिसके पास वीर्य है, वो मैं हूं। तो ये इसके हम श्वास के साथ में सोहम सोहम का हम थोड़ी देर 2 मिनट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में जो मैं आपको कमांड दूंगी वो आपको करना है। तो हम चलिए आपको प्रयोग करवाते हैं, तैयार हो जाइए, सावधान। देखिए मेरा भी बहुत अलका जी की तरह मेरी भी ध्यान में बहुत रुचि है और ध्यान से अनुभव प्राप्त होता है। मतलब अपने को मैंने अनुभव किया कि अगर हम ध्यान कंटिन्यू करते रहे तो हमारे भीतर बहुत सी ऐसी शक्तियां जो पैदा हो सकती है। तो इसलिए मैं आपको ये जो सोहम का है वो ध्यान कराना चाहती हूँ। सभी जो है ध्यान की पोजीशन में आ जाए, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, कहीं कोई तनाव खिंचाव न हो, आंखें धीरे से कोमलता से बंद करें, पूरा श्वास भरे और नाक से भौंरे की तरह गुंजार करते हुए श्वास को निकालें।
शायद सर का चित्त को पांव से लेकर अंगूठे तक, अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक चित्त की यात्रा करें। अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक प्रत्येक अवयव पर चित्त को ले जाएं। कुछ सेकंड वहां रुके, शिथिल होने का सुझाव दें। इस तरह पूरे शरीर की चित्त यात्रा करें। पूरे शरीर को सुझाव देना है, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। प्रत्येक अवयव पर चित्त को ले जाएं। कुछ क्षण वहां रुके और शिथिल होने का सुझाव दें। एक एक अवयव शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। आपका पूरा शरीर प्रतिमा की भांति स्थिर रहे, कहीं कोई हलन चलन न हो। प्रत्येक अवयव पर चित्त को ले जाएं, शिथिल होने का सुझाव दें। अनुभव करें, अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। कहीं कोई तनाव खिंचाव न हो। पूरे शरीर में शिथिलता का अनुभव करें। अनुभव करें, अब आपका पूरा शरीर शिथिल हो गया है। शिथिलता का अनुभव करें। चित्त को नाभि पर केंद्रित करें। मन ही मन आपको श्वास लेते समय सो की आवाज निकालनी है। सो हम, और रेचन के समय हम बोलना है। श्वास भरते हुए सो, हम, सो,
हम सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम नाभि से हटाकर विशुद्धि केंद्र पर केंद्रित करें। विशुद्धि केंद्र पर ध्यान करने से हमारे भीतर परिवर्तन की संभावना बढ़ जाती है, भावों का परिवर्तन होता है। सबकॉन्शियस माइंड से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है। चित्त को विशुद्धि केंद्र स्वर यंत्र के मध्य स्वर यंत्र के पास विशुद्धि केंद्र पर चित्त को ले जाएं और वहां पर चमकते हुए नीले रंग को देखने का प्रयास करें। मयूर की कंठ की भांति चमकता हुआ नीला रंग आपको वहां पर देखना है। अनुभव करें आपकी चारों ओर मयूर के कंठ की भांति चमकता हुआ नीला रंग फैला हुआ है। चारों ओर नीला प्रकाश फैला हुआ है। प्रत्येक श्वास के साथ नीला रंग भीतर प्रवेश कर रहा है। आपके कंठकूप का पूरा भाग धीरे धीरे नीले रंग के परमाणुओं से भरता जा रहा है। चमकता हुआ नीला रंग जो भीतर विशुद्धि का प्रयोग करवाएगा। चमकता हुआ नीला रंग पूरा कंठकूप नीले रंग के परमाणुओं से भर गया है। नीले चमकते हुए नीले रंग को देखने का प्रयास करें। कंठकूप पर अनुभव करें। अब प्रत्येक श्वास के साथ भीतर से नीला रंग निकल रहा है और निकलकर आपके पूरे आभा मंडल में फैल रहा है। आपका पूरा आभा मंडल चमकते हुए नीले रंग से भर गया है। अब हमारे भीतर विशुद्धि की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है।
अब मैं जैसे आपको बोलती हूँ आप मन ही मन उसका उच्चारण करें। मैं शक्ति संपन्न हूँ। मैं शक्ति संपन्न हूँ। मुझे अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है। मुझे अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है। मैं शक्ति संपन्न हूँ। मैं ज्ञान दर्शन संपन्न हूँ। मैं ज्ञान दर्शन से संपन्न हूँ। मुझे अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है। मुझे अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है। मुझे आत्मशक्ति को बढ़ाना है। मुझे आत्मशक्ति को जागृत करना है। ये आपका संकल्प रहा कि आपको सोहम की यात्रा करनी है। भीतर की क्षमताओं को बढ़ाना है। अपनी आत्मशक्ति को जागृत करना है। अब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दें, आई कैन डू। मैं कर सकती हूँ। मैं यह कर सकती हूँ। आई कैन डू। मैं यह कर सकती हूँ। आई विल डू। मैं यह करूँगी। मैं यह करूँगी। आई विल डू। मैं यह करूँगी। आई हैव टू डू। मुझे ऐसा करना ही है। आई हैव टू डू। मुझे ऐसा करना ही है। अपने सब कॉन्शियस माइंड को कमांड दे, आपको सोहम की यात्रा में वह मदद करेगा। आपको अपनी क्षमताएं जगानी ही है। आप उनमें समर्थ हैं। यू कैन डू, यू विल डू, यू हैव टू डू। आपको करना ही है। आप करेंगे और आप कर सकते हैं। इस संकल्प के साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दें। भीतर तक यह भावना जाने दें। इसकी अनुप्रेक्षा करते रहे। आपको सोहम की यात्रा करनी है। मैं भी कुछ हूँ। मैं कर सकती हूँ। मेरे भीतर भी क्षमता है। ये रोहन आत्मशक्ति जगानी है। इस संकल्प के साथ आपको अनुप्रेक्षा करनी है। अब 2-3 गहरी लंबी श्वास के साथ हम इस प्रयोग को संपन्न करते हैं। 2-3 गहरी लंबी श्वास लें।
दोनों हाथों को आनंद केंद्र पर स्थापित करें। नमस्कार की मुद्रा में वंदे सत्यम वंदे सत्यम वंदे सत्यम। दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें और आंखों पर लगाते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। चलिए, सबको कैसा लगा प्रयोग? ये आपकी संकल्प शक्ति को बढ़ाने वाला प्रयोग था कि आप अपनी क्षमताओं को समझेंगे और उन्हें उजागर करने की कोशिश करेंगे। तब आप में से हर बहन जो है वो जेंट्स स्कॉलर बन सकती है, हर बहन एमए कर सकती है, हर बहन बीए कर सकती है, जो कुछ भी नहीं की हुई है वो भी बहुत कुछ कर सकती है। तो यह एक हमारी अंतर शक्ति को जगाने का जो ये प्रयोग था वो मैंने आपको कराने की कोशिश की। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और मैं इस आज की इस इंटरव्यू के लिए अलका जी का, अशोक जी भाई साहब का, और जो आपका एमपी के फिटनेस जो चलाते हैं आप क्लब, उसका आनंद भाई जी। आनंद भाई है क्या? आनंद भाई जी, हाँ आनंद भाई जी, ओके ओके, सॉरी मेरे को नाम का पता नहीं था। तो मैं उन सब का बहुत आभार, शुक्रिया, आपके प्रति भी बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मेरे को सबसे मिलने का अवसर दिया और मैंने भी अपने मन की बात आपके साथ शेयर की और जो कुछ भी मेरे पास है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो इसमें कहीं भी कोई अगर त्रुटि रही है तो मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। ओम अरहम। लता जी चिंतौड़ से जुड़े हैं। अलका जी, हाँ जी, अभी कनकलता जी ने बहुत ही सुंदर प्रयोग करवाया। बहुत सुंदर। इस प्रयोग से हमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों प्रकार के लाभ मिलते हैं। शारीरिक लाभ कैसे मिलता है, मैंने अभी 3 दिन पहले ही जो प्रयोग एक क्लास ली थी थायराइड स्पेशल, उसमें भी मैंने सोहम की ध्वनि का प्रयोग बताया था। जब हम सोहम की ध्वनि करते हैं तो हमारे एक विशुद्धि केंद्र कर 2 ग्रंथियां जो है, दोनों ग्रंथियों में प्रकंपन होता है, वाइब्रेशन होता है और वहाँ जो श्राव जो निकलते हैं उस श्राव में परिवर्तन होता है। तो इससे हमें सारे जो थायराइड की प्रॉब्लम है उसमें भी हमें लाभ मिलता है, हमारी आवाज मधुर होती है। तो सोहम की ध्वनि मुझे भी बहुत प्रिय है और मैं करवाते रहता हूँ अपनी क्लास में बीच बीच में सोहम की ध्वनि। और साथ में आपने जो बताया, हम यहाँ नीले रंग का जब ध्यान करते हैं तो हमारा इससे क्या होता है, नीले रंग के ध्यान निश्चय ध्यान में हम करते हैं तो नीले रंग का ध्यान के साथ हमारे वासनाएं शांत हो रही है, वासनाएं शांत होती है तो हम आध्यात्मिक की ओर बढ़ते हैं, आध्यात्मिक लाभ भी मिलता है हमें। तो आपने बहुत ही बढ़िया प्रयोग बताया, निश्चित रूप से सभी बहनों को भाइयों को बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता सुराना जी जुड़े, ज्योति पटावी जी, धन्यवाद भाई साहब, काफी लोग जुड़े, काफी लोगों ने वीडियो ऑन नहीं किए पर हमारा करीब करीब 1.25 घंटा बीत चुका है, हमें पता भी नहीं चला 1 घंटा 15 मिनट कैसे बीत गए। बहुत बढ़िया। तो और किसी की कोई जिज्ञासा हो, नहीं तो फिर हम संकल्प सूत्र के साथ समापन की ओर चलेंगे। सभी वीडियो ऑन करे, बस वीडियो ऑन नहीं कर रहे तो पता नहीं चल रहा है। बेलाबेद है, सरोज सिंघी है, कमला जी है, ठीक है, बहुत धन्यवाद। संकल्प सूत्र के साथ चले समापन की ओर। हाँ बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी आपका, आपने ये अवसर दिया। और आनंद जी भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जितने भी भाई बहन आप भी भाई साहब बहुत अच्छा बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कमला जी जुड़े हैं हमारे साथ।
उम्र वाले लग रहे हैं पर प्रयोग कर रहे थे पूरा। कमला जी बहुत धन्यवाद। चलिए प्रयोग संपन्नता के बाद दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ लीजिए। रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रखिए। मेरे साथ साथ आप उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। मेरे अंदर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। गुरुदेव के आभारी हैं। गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम आपके भी बहुत बहुत आभारी हैं। आपने अपना अमूल्य समय निकाला हमारे लिए। नहीं, आभार वाली बात ही नहीं है। आभारी तो हम आपके हैं कि आपने हमें ये अवसर दिया अपनी बात आपके साथ शेयर करने का, और बहुत अच्छा लग रहा है हमें भी। हाँ, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं। और इसका वीडियो जैसे हमारे पास आ जाएगा हम ग्रुप में भेजेंगे, तो वीडियो को भी आप जो भाई बहन नहीं जुड़े हैं उनके साथ शेयर करेंगे। तो आज जो भी बातें हमने जानी दूसरे भाई बहन भी तक भी इस बात को हम पहुंचा पाएंगे। सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम हर। जरूर सर, धन्यवाद। वेलकम लता जी। कृतज्ञोस्मि। हम सब आप सबके आभारी हैं। आपने हमें इतना अच्छा नॉलेज